हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है और हम इस सीरीज में वैसे प्रश्नों करते हैं जो परीक्षा में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। और ये सीरीज़ हर रात 8 बजे होती है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, मतलब ऐसा यूनिट किसका है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है। दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या हो गया, बल का क्या हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यही ना होता है। जैसे इसको ऐसे लिखे मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर चला जाता है, जब ये इसको ऊपर लेंगे तो मीटर पर पावर क्या हो जाएगा -2, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसका होता है, दाब का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जो सूर्य को देखते हैं तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप। इसमें तो कुछ समझाने का बात नहीं है, ये तो आपको याद ही करना होगा। हेलियोस्कोप से हम लोग सूर्य को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में समझाने की ज़रूरत होगी मैं समझा दूंगा। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या है। अब प्रतिध्वनि मतलब इक्को। जब हम आवाज़ देते हैं पहाड़ी इलाके में जाके जब आवाज़ देते हैं तो देखते हैं कि कुछ सेकंड के बाद हमारे कान के पास वही दोबारा आवाज़ आती है। तो वो क्या है, ध्वनि। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति है और ये चिल्लाया, यहाँ दीवार है, यहाँ से टकरा के फिर वापस आ गया, इसी के पास वापस आ गया, टकरा के फिर वापस आ गया। तो ये क्या है, ध्वनि का परावर्तन ही ना है। जैसे किसी मिरर पे प्रकाश आती है और ये फिर जाती है, तो ये क्या है, प्रकाश का आपतन, प्रकाश का परावर्तन। तो वही ये ध्वनि इस पे जा रही है, सरफेस से टकरा के वापस आ रही है, तो ये यहाँ प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन यहाँ ध्वनि का परावर्तन, बात बराबर है, दोनों सेम ही है। बस ये प्रकाश का परावर्तन, ये ध्वनि का परावर्तन। तो ये जो प्रतिध्वनि आती है, इको की साउंड आती है, जो आवाज़ देते हैं उसको दोबारा सुनाई देती है, वो क्या है, ध्वनि का परावर्तन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अब जहाज़ में एक इकोलोकेशन नाम का उपकरण यूज किया जाता है। उसका यूज क्या है, किस लिए उसको यूज किया जाता है, तो पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का यूज किया जाता है जहाज़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीधे सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो इसका। अब देखिए, कोई पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंके और शीर्ष पे, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब इसके बाद ये नीचे ही आएगा। जब किसी बॉल को देखते हैं कि ऊपर फेंकते हैं तो एक सीमा पे जाके वह रुक जाती है और वहाँ से फिर वो रिटर्न नीचे की ओर आती है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस सीमा पे सबसे लास्ट बिंदु जहाँ सबसे ऊंचाई पे गया है, इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे आएगा, तो यहाँ पे इसका क्या क्या हो जाता है। तो देखिए, वेग एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाती है। चलिए, वेग तो शून्य हो जाती है, क्या त्वरण शून्य हो जाती है, नहीं। त्वरण क्यों शून्य नहीं होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के चारों जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके चारों अब हम लोगों के ऊपर जी लगता है नीचे की तरफ। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा लगता है, ये हमेशा लगते रहता है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ ऊपर रुक गया वस्तु तो इस पर नहीं लगेगा, ये हमेशा लगते रहता है। तो देखिए, वेग तो शून्य हो गया, वेग तो शून्य हो गया, इसका वेग यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन क्या त्वरण शून्य हुआ, त्वरण नहीं, त्वरण तो नीचे की तरफ अभी भी इस पर लग ही रहा है जी। ठीक है, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10। देखिए, अब 9.8 है, इसको तो लगभग 10 बोल ही ना सकते हैं। तो देखिए, वेग तो शून्य हो गया, ठीक है, ये मान लिए, लेकिन त्वरण क्या शून्य हुआ, नहीं, लगभग 10 मीटर पर सेकंड के, लगभग 10 मीटर पर सेकंड से उस पर लग ही रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन फिर पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है।
वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड। क्या वेग 10 मीटर पर सेकंड से है? नहीं, वेग तो शून्य हो गया, त्वरण शून्य, इसमें तो उल्टा ही बोल दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। वेग लगभग 10 मीटर पर, तो वेग तो शून्य होता है, ये तो हम देख ही लिए कि वेग शून्य होता है। त्वरण समान, त्वरण का तो यहाँ वेग तो शून्य हो जाता है, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? सॉरी दोस्तों, देखिए, तो ध्वनि तरंगों की चाल की फॉर्मूला क्या होती है? v बराबर, v मतलब वेग, चाल जो वेग है, v बराबर क्या होती है? n इंटू लेमडा। यहाँ हम सब चीज़ लिख दे रहे हैं। v क्या है? v हो गया चाल, n हो गया आवृत्ति और लेमडा हो गया तरंग दैर्घ्य। तरंग, एक मिनट, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, देख लिए। चलिए अब देखते हैं क्या है। v बराबर n लेमडा होता है, तो देखिए v हमसे पूछ रहा है, ध्वनि की चाल पूछ रहा है, तो v हमको निकालना है। n होता है आवृत्ति, आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 400, और ये लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? तरंग दैर्घ्य क्या दिया है? 2.5 मीटर। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन में है 1000 मीटर पर सेकेंड, हाँ है सी ऑप्शन में। देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इस पर बराबर न्यूमेरिकल पूछी जाती है, ठीक है। चलिए हम एक प्लान कर रहे हैं क्लास का, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल का क्लास पूरा मतलब टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का क्लास ले लें। देखते हैं 1-2 दिन में उसे भी शुरू कर देंगे। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर शुरू करेंगे। वीवी पारा क्या है? वीवी पारा क्या होती है? धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। अब देखिए हम बताए हैं कि जो तरंग होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ में जो होती है तरंग कैसे जाती है? पहले अनुदैर्ध्य के बारे में समझा देते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य में तरंग कैसे जाती है? सुनिए, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो देखिए अनुप्रस्थ देखते हैं। अनुप्रस्थ में तरंग ऐसे जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अनुदैर्ध्य में क्या होती है? जैसे स्प्रिंग में देखते होंगे कि ऐसे स्प्रिंग रहता है, इधर से दबाव डालेंगे हम तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? पहले छोटा हो जाएगा, एकदम पास में आ जाएगा, और जैसे ही ये दाब को हटाएंगे तो फिर से ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुदैर्ध्य और ये हो गया अनुप्रस्थ। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लंबवत ऊपर नीचे। तो देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो एक बार ऊपर एक बार नीचे किस में हो रहा है? अनुप्रस्थ में हो रहा है कि अनुदैर्ध्य में? अनुदैर्ध्य में तो ये आगे पीछे होता है, इधर से दाब लगाएंगे तो स्प्रिंग ऐसे एक बार इधर आएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे होगा। लेकिन हमसे पूछा है कि लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है। तो एक बार देखिए यहाँ पे देखिए, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर। तो ये किस में हो रहा है? अनुप्रस्थ में हो रहा है, अनुप्रस्थ में हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विलयन की प्रक्रिया होती है? अब अभी बताए हैं कि जब अनुदैर्ध्य तरंग लेते हैं, अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है? स्प्रिंग है, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, और इसमें इधर से दबाव डाल ले तो ये स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? आपस में चिपक जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब ये मतलब आपस में चिपक गया, मतलब छोटा, इसका आकार छोटा हो गया, तो इसी को बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। और जब ये फैल जाएगा, जैसे पहले वाली अवस्था में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विलयन। जब आपस में चिपक गया, मतलब ये जगह कम घेरा, तो ये संपीड़न, और जब फैल गया तो विलयन। तो यही हमसे पूछ रहा है कि किस तरह के तरंग में संपीड़न और विलयन की प्रक्रिया
होती है। तो हम तो देख रहे हैं कि अनुदैर्ध्य में होती है। अनुप्रस्थ वाला तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, अनुप्रस्थ में क्या होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये अनुदैर्ध्य वाले में ये संपीड़न और विलयन की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या है, देखिए हम देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए ये अवतल दर्पण किसी गोलीय दर्पण से मिलकर बना होगा, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का केंद्र, सेंटर, ठीक है, सेंटर। अब बोल रहा है, और ये फोकस हो गई, ये फोकस हो गई। तो बोल रहा कि अगर वक्रता केंद्र मतलब ये सेंटर पे रखा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो वक्रता केंद्र पर इसका छः इमेज होता है। तो जैसे हम बताते हैं, साफ कर लेते हैं पहले। देखिए ये जैसे दर्पण हो गया, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकस है, ठीक है। अब देखिए यदि कोई वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और यदि कोई वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगी तो इसका इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यदि कोई वस्तु, देखिए इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 1 का इमेज ये है, 2 का इमेज ये है। और यदि कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। इसका 3 दे देते हैं, इसको भी 3 दे देते हैं, ठीक है। अब यदि कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनेगी, यहाँ पे कहीं बन जाएगी, यहाँ पे कहीं बन जाए, 1 मिनट, यहाँ पे कहीं बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी। अब यदि कोई वस्तु फोकस पे रख देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, क्या कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और यदि कोई वस्तु को फोकस और पोल के बीच में, ये पोल है, ये जो देख रहे हैं पोल है, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो दर्पण के पीछे बन जाएगा और सीधा बनेगा। तो ये देखिए जब 1 2, ये देखिए ये 4 हो गया, इसको 4 दे दिए, ये 5 हो गया, इसको 5 दे दिए, ये सबसे लास्ट का जो है 6 हो गया, इसको 6 दे दिए। तो देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब हम किसी दूसरा कलर से लेते हैं, ये 1 का प्रतिबिंब यहाँ बना, 2 का प्रतिबिंब यहाँ बना, 3, ये 3 नंबर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, 4 नंबर का यहाँ बना, ये 5 नंबर का, सॉरी ये 5 नंबर ये है, 5 नंबर का यहाँ बना, और ये जो लास्ट वाला 6 नंबर का वो दर्पण के पीछे बन गया, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसी में बता देते हैं, इसको मिटाते हैं ग्रीन वाला को। और देखिए जब इन्फिनिटी पर, ये देखिए ये इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था तो ये प्रतिबिंब जो ये 2 ठो बना है ये छोटा बना है और उल्टा बना है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो बराबर बनता है और उल्टा बनता है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। जब फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, और जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। और ये सब जो है वास्तविक है और ये काल्पनिक है, ठीक है, ये सब वास्तविक है, ये वाला सब वास्तविक है और ये काल्पनिक है, ठीक है। याद रखिएगा इतना सारा पॉइंट, इससे इतना ही सारा क्वेश्चन बने, जितना चीज़ बताए हैं सारा चीज़ क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अब देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं पेन का। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है।
तो हमसे पूछा कि आवर्धन होना चाहिए कब, आभासी और सीधा। तो हम अभी सबसे लास्ट वाला इमेज क्या बताए थे, सबसे लास्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाला इमेज हम बताए थे जब ये फोकस था और फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु को रखे थे तो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बना था सीधा और बड़ा। तो हमसे पूछा आभासी, और ये बताया था कि ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। तो काल्पनिक आभासी मतलब आभासी और सीधा, तो आभासी है और सीधा है। छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो आभासी मतलब यही इमेज के बारे में पूछ रहा है जो फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रख के बनाए थे। फोकस ये था और पोल ये था, इसके बीच में वस्तु को रख के जो बनाए थे और इसका प्रतिबिंब बना था ये दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा। तो इसी को बोलते हैं जो काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। तो ये काल्पनिक है और सीधी है, और बताया था कि वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हमसे आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई से तो बड़ा है, तो मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 4 है, मानते हैं हम, और वस्तु की ऊंचाई क्या था, 1 था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वस्तु जो था वह प्रतिबिंब से छोटा ही था, क्योंकि प्रतिबिंब तो बड़ा बन रहा था। तो यहाँ पे आवर्धन होना चाहिए क्या, जब इसको काटें मान लीजिए 2 था, 1 था, 3 था, कुछ भी करेंगे तो ये तो धनात्मक ही आएगा। मान लीजिए 2 था तो 2 हो जाएगा, तो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, शून्य भी नहीं हो सकता, अनंत भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये धनात्मक आएगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। अब सौर पैनल जो होता है, देखेंगे कि सौर पैनल बनता है, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, धातु नहीं, वो उपधातु होता है, धातु नहीं बोल सकते उसको, उपधातु होता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर पैनल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पानी को हाइड्रोजन से अलग करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में विद्युत विघटन कहते हैं, विद्युत विघटन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। अब वाष्पीकरण को दर को कम कौन करेगा, तो देखिए ताप में अगर वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण तो और बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सतह क्षेत्र में वृद्धि। अब देखिए बाल्टी में कोई पानी रहता है तो इसमें क्या वाष्पोत्सर्जन तो इसमें भी होता है। अब मान लीजिए कोई नदी में पानी है, कोई नदी है, तो इसका देखिए, इसका क्षेत्र ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है वो बाल्टी के मुताबिक तो बड़ा है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है नदी में ज़्यादा होता है, बाल्टी में कम होता है। तो क्या सतह के क्षेत्र में वृद्धि करने से क्या वाष्पोत्सर्जन कम हो गया, हमसे पूछा कम होना चाहिए। ये तो वृद्धि कर देंगे तो यह वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ताप में हवा की गति में वृद्धि, अगर हवा भी बढ़ जाती हो तो वाष्पोत्सर्जन की प्रतिक्रिया जो होता है ज़्यादा होने लगते हैं, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है। देखते हैं कि हवा ज़्यादा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्यों, क्योंकि कपड़ा में जो पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण सूख जाते, मतलब उड़ जाती है पानी, गैस बन के, वाष्प बन के। ठीक है, अगर हाँ वही देखिए, जहाँ नमी अगर ज़्यादा हो गई तो क्या वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो पाएगा, नहीं, क्योंकि वातावरण में तो नमी ही रहेगी, तो वाष्पोत्सर्जन होने कहाँ देगा। तो नमी के वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम करता है, तो कौन करता है, तो नमी के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा। अब परमाणु को किसने खोजा, तो परमाणु को डेमोक्रिट्स ने खोजा। ये डाल्टन मत लगाइएगा, अक्सर स्टूडेंट डाल्टन लगा देते हैं। ठीक है, डाल्टन मत लगाइएगा, परमाणु को खोजा था डेमोक्रिट्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लीजिएगा। पिंच ब्लेड जो है किससे संबंधित है। पिंच ब्लेड जो होता है वो एस्क होता है, और होता है, और किसका होता है, यूरेनियम का और होता है, एस्क होता है। ठीक है, एस्क, ठीक है, यूरेनियम का, याद रखिएगा, पिंच ब्लेड जो होता है यूरेनियम का एस्क है। मकड़ी में कितने जोड़ी आँख होती है। मकड़ी में जो होती है वो 4 जोड़ी आँख होती है, मतलब 8 आँख होता है मकड़ी का जो होता है 8 आँख होता है। ठीक है, 8 आँख होता है, और जोड़ी पूछे तो 4, यहाँ 4 जोड़ी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जोड़ी, तो 4 जोड़ी। ठीक है, और नंबर पूछे तो 8, नंबर पूछे कि कितना आँख होता है तो 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। अब जब कोई वस्तु सतत चाल मतलब कांस्टेंट चाल से, कांस्टेंट स्पीड से गति कर रही है, कब तक? जब तक इस पर बाह्य बल ना लगे। अगर इस पर हम बल लगा देंगे बाहर से कुछ, तो क्या होगा? ये इसका गति बढ़ जाएगी, इसमें त्वरण आ जाएगी, त्वरित हो जाएगी। लेकिन जब तक अगर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो ये तो सतत मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से ही गति करती रहेगी, ठीक है, जब तक इस पर बाह्य बल। तो इसमें वही पूछा है कि जब इस पर कोई बल ना लगे, बल अगर लगा दिए तो ये सतत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी बैक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? जो हेनरी बैक्यूरेल थे वो किसके खोज के लिए संबंधित है? तो वो जो थे वो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए संबंधित है। वो हेनरी बैक्यूरेल जो थे वो रेडियोधर्मिता की खोज की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जो भी, एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।